तो आज का लेक्चर जो है हमारे पास बेसिक है, जीरो लेक्चर कह लें या लेक्चर 1 कह लें, इसे ज्योग्राफी का लेक्चर 1 ही कह लें। थोड़ा हमारी जो जमीन है उसकी अगर आप शेप देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी। बनाए जरा, कुछ इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा बेटा। जैसा बनता है बना ले, कोई हमें तमगा नहीं मिलने वाला मैप बनाने पे। कुछ इस तरह की हमारे पास जमीन की शेप बनेगी बेटा। कुछ इस तरह से शेप बनेगी बेटा हमारे पास। बना लें जरा। जमीन की जो हमारे पास शेप है कुछ इस तरह से। जो जमीन हमारी बेसिकली बेटा ये प्लेनेट है। सोलर सिस्टम में हम देखेंगे हमारे पास कुछ स्टार्स होते हैं, सितारे। स्टार्स जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे हमारा सूरज क्या है, एक स्टार है पूछता है वो। उसके बाद हमारे पास प्लेनेट होते हैं। प्लेनेट होंगे हमारे पास जिन्हें हम सियारे कहते हैं। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। टोटल जो प्लेनेट हैं वो 8 हैं, उसमें से एक हमारे पास ये अर्थ। एक हमारे पास इसमें से क्या है, ये अर्थ है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, प्लेनेट है। ये क्या है हमारे पास, प्लेनेट है, अर्थ। इसकी जो शेप है वो पूछ लेता है किस तरह की है, तो इसके लिए टर्म यूज करेगा वो जियाइड की। जियाइड की टर्म बेटा यूज करता है, या ओबलेट सफिराइड। ओबलेट सफिराइड या जियाइड की टर्म यूज की जाएगी कमीशन में कि हमारी जो जमीन है उसकी जो शेप है वो किस तरह की है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, इलिप्टिकल है, या जियोइड है, या फिर ओबलेट सफिराइड है। इस तरह से वो आपको ऑप्शन देगा, दोनों में से एक होगा। तो ये दोनों ठीक हैं, जियोइड भी और ओबलेट सफिराइड भी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी हमारी जमीन की शेप। तो इसकी हम निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन जब भी निकालें किसी भी मैप की तो सामने हमेशा अपने नॉर्थ रखें। सामने हमेशा अपने नॉर्थ रखेंगे, आपकी बैक साइड पे साउथ होगा। ये डायरेक्शन निकालने का एक तरीकाकार है। जब भी आप कोई मैप बनाएं, आपके सर वाली साइड पे नॉर्थ होगा, आपकी टांगों वाली साइड पे, बैक वाली साइड पे आपके साउथ होगा। फिर आप ऐसे वही लिख लें एक साइड के ऊपर WE, तो W वाली साइड आपकी वेस्ट हो जाएगी, E वाली साइड आपकी इस तरह से ईस्ट हो जाएगी। वही लिखेंगे WE वी, तो W वाली वेस्ट हो जाएगी, E वाली आपकी ईस्ट हो जाएगी। तो ये आपने डायरेक्शन निकाल ली। अब हमारी जो जमीन है बेटा, ये मैंने आपको बताया प्लेनेट है, तो ये सूरज, प्लेनेट जितने भी हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और ये जो प्लेनेट हैं ये अपने गिर्द भी घूम रहे हैं। मतलब ये है कि ये रोटेशन भी कर रहे हैं और रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं। रोटेशन का आपने पढ़ा होगा, रोटेटरी मोशन का फिजिक्स में, मैट्रिक में सब नहीं पढ़ा होगा। रोटेट करना, पंखा जो है हमारा वो रोटेट कर रहा होता है, तो सेंटर जो है उसका फिक्स होता है, उसकी जो साइड है वो घूम रही होती है। रोटेटरी मोशन में हमारे पास एक बॉडी जो होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसे ऐसे घुमाता हूं, अब ये घूम रहा है, सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे ही है। या मैं अगर क्या करता हूँ, इस तरह से चक्कर लगा लेता हूँ अपने गिर्द, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, सेंटर पॉइंट मेरा वही है।
अब मैंने क्या किया, रोटेट किया, एक चक्कर लगा लिया अपने गिर्द, ठीक है। तो ये क्या थी, रोटेटरी मोशन थी। तो जो हमारी जमीन है ये रोटेशन भी सर अंजाम दे रही है और रेवलेट भी करे। रेवलेट का मतलब होता है पूरे के पूरे बॉडी का चक्कर लगाना। इस तरह बचपन में आप क्या करते थे, पत्थर को एक रस्सी के साथ बांध के इस तरह से घुमाते थे, वो पूरा पत्थर किसी चीज के गिर्द घूम रहा होता था। जिस तरह से कैमरा लगा हुआ है, तो मैं अगर कैमरे के गिर्द ऐसे घूमता हूं और इस तरह से पूरा चक्कर लगा के दोबारा से जो है ना जी यहाँ वापस आ जाता हूं, तो ये मैंने क्या किया, एक रोटेशन मुकम्मल कर ली है। मैंने क्या कर लिया है, एक रोटेशन मुकम्मल कर ली है, रेवोल्यूशन मुकम्मल कर ली, एक चक्कर लगाया है। रोटेशन थी, मैं अपने गिर्द जब घूम रहा था, अब मैंने पूरा एक चक्कर लगाया इस तरह से कैमरे के गिर्द घूम के आया हूं, तो मैंने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया कैमरे के गिर्द। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन में ये फर्क है। अब हमारी जो जमीन है वो दोनों काम कर रही है, रोटेशन भी सर अंजाम दे रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है। रोटेशन अपने गिर्द और रेवोल्यूशन सूरज के गिर्द। तो पहले हम रोटेशन को देख लेते हैं। पहले हम रोटेशन को देख लेते हैं। तो रोटेशन जो है, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है मेरे पास, ये जमीन हमारी यहां से पॉइंट ए जो था ये घूमना शुरू हुआ ऐसे ऐसे, यहां से चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा वो इस पॉइंट पे पहुंचा, ए के पॉइंट पे, ए जो था वहां से चक्कर लगा के दोबारा जब यहां पहुंचा, उसने हमारी जमीन ने क्या किया, एक रोटेशन मुकम्मल कर दी। तो एक रोटेशन जो मुकम्मल की हमारी जमीन ने, उसके लिए जो टाइम लगा हमारी जमीन को वो लगा 24 घंटे, 24 आवर्स राउंड अबाउट कर देते हैं, वैसे एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड बनते हैं। राउंड अबाउट करेंगे तो अब 24 घंटे कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि जमीन ने एक रोटेशन मुकम्मल किया कितने घंटों में, 24 घंटों में। और 24 घंटों में रोटेशन मुकम्मल करने का मतलब क्या हुआ, 24 घंटों में हमारे क्या बनते हैं, डेज एंड नाइट बनते हैं, डेज एंड नाइट बनते हैं। सवाल ये बनेगा कि हमारे डेज एंड नाइट कैसे बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं या फिर रेवोल्यूशन से बनते हैं। जो जमीन ने एक चक्कर लगाया अपने गिर्द, उसके लिए टाइम कितना मिला, 24 घंटे का टाइम लगा, तो उसे हमने क्या कहा, एक रोटेशन कहा। एक रोटेशन को ही हम एक दिन और रात का दौरानिया कहते हैं। तो हमारे डेज एंड नाइट कैसे बन रहे हैं, रोटेशन से बन रहे हैं। यहां तक मेरी बात समझ आ गई आपको। अब जरा हम देख लेते हैं इस जमीन ने जो हरकत की, मूवमेंट की, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ये सवाल बन जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से वो सवाल बनाएगा। इसे मैं रेज कर देता हूं थोड़ा सा, इससे बात को भी हम यहां देखते जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। जी, हमारी जमीन की जो मूवमेंट है, रोटेशन जो है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला वेस्ट से ईस्ट मैंने निशान भी बनाया हुआ है, ये वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पास पेपर में आपने रट्टा भी लगा दिया होगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझें। अगर वेस्ट से ईस्ट मैं कहूं तो यहां से अगर जाए वो ऐसे, तो ये भी वेस्ट से ईस्ट बनता है। अगर यहां से ऐसे जाए तो ये भी तो वेस्ट से ईस्ट बनता है। अगर इधर से ऐसे घूम के इधर पहुंचे तो ये भी क्या बना, वेस्ट से ईस्ट बना। अगर इधर से घूम के ऐसे जाए तो ये भी वेस्ट से ईस्ट बना। वो तो ठीक है बात, लेकिन ये अगर इधर से जाए तो ये बनेगी क्लॉकवाइज। अगर इधर से घूम के जाए तो ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज।
काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब वेस्ट से ईस्ट आपने रटा लगा लिया, उसने पेपर में ऑप्शन ही नहीं दी, उसने कहा बताया जी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे चल के। ये यहां से ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहेगा, क्लॉकवाइज नहीं है। अब इसे हम ऑब्जर्व करें तो कैसे करेंगे, इसे मैं रेज कर देता हूं। अभी अगर इसे हम ऑब्जर्व करें थोड़ा सा प्रैक्टिकली, चलें थोड़ा सा आज लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप लोग बाइक पे सफर करते होंगे, सारे ही लोग, कुछ लोग गाड़ियों पे भी करते होंगे, ट्रेन पे भी आपने सफर किया होगा, बस पे भी किया होगा, रात को भी आप चले होंगे। आप देखते होंगे जब आप चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, अगर आपकी स्पीड तेज है तो फिर आपको महसूस होता है कि दूर जो घर हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, दरख्त हैं, वो पीछे की तरफ जा रही हैं, अगर आप आगे की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो। ये सब ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो गौर कीजिएगा। जब आप सड़क पे जा रहे हो तो देखिएगा दरख्तों को, दूर वाले दरख्त, करीब वालों को नहीं, दूर वालों को। आपको तेजी से वो दरख्त पीछे आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। हकीकत में क्या होता है, हकीकत में वो दरख्त या वो घर मूव कर रहे होते हैं या आप मूव कर रहे होते हैं। रियलिटी में क्या हो रहा होता है, हकीकत में घर भी साकिन है, दरख्त भी साकिन है, मूव कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को यहां फिट करते हैं। सूरज हमारा साकिन है, सूरज हमारा साकिन है, मतलब किसी हद तक वो मूव करता है लेकिन हमें उसकी मूवमेंट दिखाई नहीं देती। अभी आप इसे साकिन, साइंस उसे साकिन कहती है। जमीन जो है वो क्या है जी, मूव करती है, साइंस यही कहती है। तो जो सूरज है आपका, वो दूर का घर है या दरख्त है। जो जमीन है वो आपकी गाड़ी है जिस पे बैठ के आप जा रहे हैं, जिस पे बैठ के आप जा रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं आप यहां वेस्ट से शुरू हुए ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहे हैं। आप वेस्ट से चले हैं, आपकी गाड़ी चली है, वेस्ट से आप यहां बैठे हुए हैं, वेस्ट से चले हैं आप ईस्ट की तरफ। आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का मतलब आपकी जमीन है, आप यहां से चले हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो जो घर है, वो जो सूरज है आपको दिखाई देगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो। ऐसे है क्या नहीं? और प्रैक्टिकली भी देखिए हो रहा, सूरज हर रोज मशरिक से निकल रहा है, ईस्ट से वेस्ट में गरूब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। फर्ज कर लेते हैं आप जो है ना जी, आप जो है ना जी इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो सूरज होगा वो आपको इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। दरख्त जो होंगे वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना। तो मुझे बताएं क्या आपकी जमीन के ऊपर सूरज मगरिब से निकलता है, वेस्ट से निकलता है? नहीं निकलता है। किधर से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में गरूब हो जाता है। तो हमारी जो अर्थ है उसकी रोटेशन क्या है? वेस्ट से ईस्ट है और काउंटर क्लॉकवाइज है। दो सियारे ऐसे हैं, दो प्लैनेट ऐसे हैं जहां सूरज मगरिब से निकलता है, जहां सूरज मगरिब से निकलता है। एक वीनस है हमारे पास और एक हमारे पास यूरेनस है आखिरी वाला, जहां सूरज मगरिब से निकलता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उनकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, क्लॉकवाइज है। पूछता है उनके बारे में यह सवाल कि वो कौन सा प्लेनेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कहेगा
जिसकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। यहां तक आपको मेरा जो आपको समझाना चाह रहा है जो कंसेप्ट, वो समझ आया कि नहीं है मुझे बता दें। उसके बाद मैं आपको रेवोल्यूशन के बारे में बताता हूं, फिर हमने इससे आगे चलना है। जी बेटा बता दें। बेटा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एंड पे लिए जाएंगे, आप इधर आके क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ जी, एक दो बच्चे कह रहे हैं, जवेरिया कह रही हैं जी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज का इशू है। बेटा अपना नेटवर्क चेक करें, बिल्कुल क्लियर है आवाज, ये देखें। चलो बोलो होगी करीब आना से। जी बेटा, ये उम्मे हबीबा कह रहे हैं स्क्रीन रुकी हुई है। बेटा नेटवर्क अपना चेक कर लें, हमारी तरफ से जब इशू होगा सबके पास इशू होगा। यहां तक मुझे बता दें, समझ आ गई? रोटेशन क्लियर हो गई बेटा? चलें बेटा, इसे मैं रेस कर देता हूं, थोड़ा सा रेवोल्यूशन को देख लेते हैं अब हम, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हम थोड़ा सा रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या है जी, एक सूरज है। रेवोल्यूशन जो होगा मैंने आपको बताया कि ये सूरज के गिर्द क्या होता है, हमारी जमीन जब चक्कर लगाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? सन है। ये हमारे पास क्या है? सन है। तो जो हमारी जमीन है, जो अर्थ है, जो हमारे पास अर्थ है, ये क्या कर रही है जी? सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। बना ले बेटा, मतलब एक जमीन जो हमारी थी वो चक्कर लगा रही है अब किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। बना ले जरा। मतलब ये है कि हमारी ये जो जमीन है, ये पॉइंट ए से इसने मूव करना शुरू किया ऐसे, यहां पहुंची पॉइंट बी पे, उसके बाद वो यहां से होती हुई दोबारा जब पॉइंट ए के ऊपर पहुंची तो इसने क्या किया? एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया। इसने क्या किया? एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया। किसके गिर्द? सन के गिर्द। किसके गिर्द? सन के गिर्द, सूरज के गिर्द। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर मैं यहां से चलूं और इधर कैमरे के पीछे से घूम के इधर आ जाऊं तो मैंने एक चक्कर मुकम्मल किया, मैंने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया। किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। ठीक है, ये जो चक्कर मुकम्मल हुआ, इस चक्कर के मुकम्मल होने में जो टाइम लगा जमीन को, वो लगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज और 6 घंटे, ये टोटल टाइम लगा इसे एक चक्कर मुकम्मल करने में। 365 डेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 ईयर। हमारा जो साल है वो कितने टाइम का होता है? 365 डेज का एक हमारा क्या बनता है? साल बनता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि हमारे जो साल हैं वो कैसे बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं या रेवोल्यूशन से बनते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे रेवोल्यूशन से हमारे साल बनते हैं। सीजन भी हमारे रेवोल्यूशन से बनते हैं।
6 महीने के जो बनते हैं, ये भी हमारे रेवोल्यूशन से ही बनते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि एक चक्कर मुकम्मल हुआ 365 डेज आपके हैं ये, साथ में 6 घंटे एक्स्ट्रा है, साथ में 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं। जब इसने दूसरा चक्कर लगाया सेकेंड रोटेशन में 365 डेज फिर लगे और 6 आवर्स फिर लगे। तीसरे चक्कर पे फिर 365 डेज और 6 आवर्स। चौथे चक्कर पे फिर 365 डेज और फिर 6 आवर्स लगाए। अब ये जो 6 आवर थे, हर चौथे चक्कर के बाद जमा हो गए, कितने हो गए? 24 आवर्स। ये जो 6 घंटे पहले चक्कर के, फिर 6 दूसरे के, 6 तीसरे के, 6 चौथे के, तो हर चौथे चक्कर के ऊपर वो जो 6 घंटे थे जमा हो गए, 24 घंटे बना देंगे। 24 घंटे का मतलब ये है कितने? 365 डेज ये हैं प्लस 1 डे ये लगा लें, 1 डे होना, मतलब ये है कि हर चौथा साल जो होगा वो 366 डेज का होगा, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा होगा। और इसी साल को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। इसी साल को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज का साल बनेगा लीप ईयर। वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसे हम फरवरी में एडजस्ट करते हैं। 2024 के अंदर जो फरवरी था वो 29 तारीख का था, 2020 में भी 29 तारीख का था, 2028 में फिर 29 दिनों का होगा, फिर 2032 में 29 दिनों का फरवरी, क्योंकि ये सारे क्या लीप ईयर है, हर चौथा साल ये बनेगा। लीप ईयर का आपको कंसेप्ट समझ आया कि वो जो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे वो मिलके एक दिन जो बनाएंगे हर चौथे साल में जाके, वो ही आपका लीप ईयर होगा। बता दें मुझे आपको रेवोल्यूशन और रोटेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर हम जरा जाते हैं अपनी जो हमारा मेन टॉपिक है आज का उसकी तरफ। इसे अरेज कर दूं मैं, बता दें। चलें बेटा, इसे मैं अरेज करता हूं। हमारा जो टॉपिक है आज का उसे हमने लेके चलना है आज। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट जब आपको अर्थ के बारे में नहीं पता होगा आपने फिर क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो बनाए अगेन मैप जमीन का, और हेडिंग दे लें। हमारे पास जो हेडिंग है वो लैटिट्यूड्स की है, लिखा लैटिट्यूड्स, इसका दूसरा नाम है जी, इधर लिखता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा नाम है इसका पैरेलल लाइन, तीन नाम लिखे जी, लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस और पैरेलल लाइंस। ये हमारा मेन टॉपिक है जो आज हमने करना है। तो मैप बनाए बेटा, जमीन का जो मैप है अगेन बना लें। अजीब लंबू थोड़ा सा बन गया ये, तो अगेन बनाता हूँ बेटा, अगेन बनाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके मैप मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर करनी है। जी बेटा बना लें।
ये नॉर्थ है बेटा हमारे पास, ये साउथ है, मैप पर नजर आ रहा है। ये हमारे पास वेस्ट है और ये हमारे पास ईस्ट है। हमने डायरेक्शन निकाली है, हमने डायरेक्शन भी निकाल ली है। इसे एक दफा बना लें ताकि फिर इसे हम शुरू करें। जैसा बनता है बना लें बेटा। नॉर्थ साउथ मैंने पहले बता दिया, सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होगा, बैक साइड पे हमारे साउथ होगा। फिर हम वही लिखेंगे, डब्ल्यू से वेस्ट हो जाएगा, ई से आपका ईस्ट हो जाएगा। ये हमारी पूरी की पूरी जमीन है। अब हमारी जो जमीन है इसके ऊपर जो है ना दो तरह की लाइन्स हैं हमारे पास। एक ऐसे जमीन के पैरेलल हैं, ऐसे बना लें, जमीन के इस तरह से पैरेलल हैं कुछ इस तरह से बना लें, इस तरह जमीन के पैरेलल हैं कुछ। तो इन्हीं लाइनों को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। जो जमीन के पैरेलल हैं, जो जमीन के बिल्कुल पैरेलल हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। इन्हीं को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। इन्हीं को हम लैटिट्यूड कहेंगे, लेटी हुई लाइनें, लेटी हुई लाइनें। ये सारी इमेजिनरी लाइनें हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कभी आप जो है ना जी जिद कर ले और कहे जी हमने तो सर ये जो लाइन है इन्हें हाथ लगा के आना है, टच करके आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने सिर्फ कायनात को समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए ये लाइंस ड्रा की हैं जो कि इमेजिनरी हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो ये जमीन के साथ लेट, जिस तरह मतलब जमीन पे लेट जाता है ऐसे, तो ये जमीन के साथ लेटी हुई हैं, तो इसीलिए इन्हीं को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड भी इन्हीं को कहेंगे हम, लैटिट्यूड भी हम इन्हीं को कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं कहेंगे, पैरेलल लाइन भी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इनका एंगल है टोटल जो आप देखें, जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आपने पढ़ा है हमेशा से। जो इसमें ये वाली जो बिल्कुल सेंटर में से लाइन गुजर रही है, जो हमारी जमीन के सेंटर में से लाइन गुजर रही है तो ये भी लैटिट्यूड है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी पैरेलल लाइन। लेकिन जो बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है लैटिट्यूड, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। जी बेटा वॉइस का बताइएगा, इशू आ रहा है वॉइस का? चेक किया कौन से और नेट कनेक्टेड है? जी बेटा बताइएगा, आवाज ठीक है? आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है बेटा? चलें ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो वाली लैटिट्यूड, वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, वो वाली पैरेलल लाइन जो जमीन के बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। और वो नाम क्या है जी हमारे पास? वो है जी हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर, खते इस्तवा जिसे हमने कहा था, खते इस्तवा लिखना जरा, खते इस्तवा कहेंगे जिसे हम इक्वेटर कहेंगे। इसका जो एंगल है वो है जी 0 डिग्री। इसका एंगल क्या है बेटा? 0 डिग्री। तो सवाल इस तरह से पूछेगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जो बताया इक्वेटर का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है, जो बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है। हमारे पास ये क्या कहलाएगी? इक्वेटर कहलाएगी। तो इक्वेटर ने क्या किया
इस पूरी जमीन को, हमारी इस पूरी जमीन को क्या किया इसने, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पूरी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला है ऊपर वाला, नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक पूरा सफेयर, हेमी का मतलब होता है आधा, तो एक आधा सफेयर ऊपर वाला हो गया, आधा नीचे वाला हो गया। तो ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो नीचे वाला है साउथ वाला, जिसे कहेंगे हम सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो सवाल बनाएगा पाकिस्तान सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, बनाएंगे हम आगे चल के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का पूरा माले को देखेंगे आगे चल के, मैप ड्रा करेंगे हम पूरा, ठीक है। कभी कहेगा यूरोप कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में है, सॉर्दर्न में है, मैप बनाएंगे आगे चल के। तो इक्वेटर ने हमारी जो जमीन को है वो डिवाइड कर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के बारे में एक सवाल ये भी बनेगा कि जो हमारी जमीन है उसके ऊपर सबसे बड़ी लाइन या सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। तो सबसे बड़ी लाइन जो है हमारी अर्थ के ऊपर, या सबसे बड़ा जो सर्कल है वो इक्वेटर का है। क्योंकि देखें ऊपर की तरफ जाए तो साइज कम होता जा रहा है, सर्कल भी, लाइन भी छोटी होती चली जाएगी। इधर से भी ऊपर की तरफ जाए तो कम होता जा रहा है साइज, नीचे की तरफ जाए तो ये भी कम होता हुआ जा रहा है। सबसे बड़ी जो लाइन है ये आपकी बनेगी इक्वेटर। ये फ्रंट साइड बना रहे हैं, बैक साइड पे भी वैसी जमीन तो गोल है। दुनिया कैसी है, हमारे पास गोल है, ये देखें जरा, ये मेरे पास एक ग्लोब है, तो जमीन हमारे पास कैसी है, गोल है। जमीन कैसी है, हमारे पास गोल है। तो हम ये फ्रंट साइड तो बना रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो नजर नहीं आ रहा आपको। तो पूरा एक सर्कल है, इक्वेटर जो है पूरा सर्कल है चारों तरफ से, ठीक है। इक्वेटर का अब आपको कुछ समझ आ गया कि नहीं आया। 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे नीचे की तरफ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री की लाइन, 2 की, 3 की, 4 की, जब आप पहुंच जाते हैं जी 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इधर भी 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो यहां से जो लाइन गुजर रही है ये वाली, यहाँ जो लैटिट्यूड मौजूद है, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है, यहाँ जो पैरेलल लाइन मौजूद है, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, और उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। खते सरतान कहा था इसे हमने, खते सरतान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खते सरतान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका एंगल कितना है, 23.5 डिग्री है, और ये किधर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ की तरफ है। ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से आप 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे, 23.5 डिग्री का एंगल है जी ये भी। तो यहां पे जो लाइन है उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, और वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न खत्ते जद्दी कहा था इसे हमने, खत्ते जद्दी। मैं बताऊंगा आपको कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है। जो आपका गूगल मैप है, आप 1 मिनट में लोकेशन निकाल रहे हैं, ये इन्हीं के जरिए पॉसिबल हुआ है। अगर आपको इन लाइनों के बारे में, ये लाइन अगर आप ना खींचते ना बनाते तो आप गूगल से लोकेशन, टाइम, हर चीज जो आप निकाल रहे होते हैं वो कभी ना निकाल पाते। इसके इस्तेमाल आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। चलें जी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लियर हुआ। वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है कैंसर, और कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। ठीक हो गए हैं दोनों के दोनों, तीनों, बल्कि हमारे पास लैटिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है। अच्छा, ये भी सवाल बना है, एक तो इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे हम, कितने मुल्कों से गुजरता है, कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है। फिर एक सवाल ये भी बनेगा कि कौन सा वो कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों लाइन गुजरती है, कौन सा वो कंट्री है जिसमें से 2 लाइनें गुजरती। इस तरह से आपसे सवाल बनेंगे, आगे चल के हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जब हम आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे तो 66.5 डिग्री 66 66.5 डिग्री के ऊपर जो लाइन बनेगी हमारे पास, यहाँ जो सर्कल बनेगा वो हमारे पास आर्केट्रिक लाइन या फिर आर्केट्रिक सर्कल। आर्केट्रिक लाइन या फिर आर्कटिक सर्कल जो है, इसका एंगल कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसी तरह से आप जब इधर जाते हैं 66.5 डिग्री पे, तो यहां पे जो हमारे पास लाइन बनेगी वो अंटार्कटिक लाइन या फिर सर्कल। अंटार्कटिक लाइन या फिर अंटार्कटिक सर्कल जो है ये बनेगा, इसका एंगल भी 66.5 डिग्री है, लेकिन साउथ की तरफ है, लेकिन साउथ की तरफ है। तो अब आपको कम से कम ये समझ आ गया कि इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, आर्कटिक लाइन क्या है, अंटार्कटिक लाइन कौन सी है। यहां तक मुझे बता दे, फिर मैं इसे आगे लेके चलता हूं। यहां तक मुझे बता दें, ये आपको समझ आ गया, आपने बना लिया, ये लाइंस आपने खींच ली। जी बेटा बता दें एक बार। चलें, ठीक हो गया। अगर आपने बना ली है तो इसे हम आगे लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास लाइंस थी। अब इनके दरमियान के जो एरियाज हैं उनका भी एक स्पेसिफिक नाम है। CSSPMS में तो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसमें पूरा जो है ना वो कहता है जी बताएं इस रीजन की जो फिजिकल, जो यहाँ पे मतलब है कि वो पूछ रहा होता है ज्योग्राफी के हवाले से क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन क्योंकि हम वन पेपर को देख रहे हैं तो हम टू द पॉइंट देखेंगे, इसमें बस उनके रीजन के नाम देखेंगे। देखें, वो कहता है जी बताएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। इस तरह से वो कहेगा। हाँ जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ के दरमियान में जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन लिखता हूं यहां पे मैं, सब ट्रॉपिकल का नाम सुना होगा आपने, ट्रॉपिकल जोन या फिर दूसरा नाम है टोरेड जोन। टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का सारा जो एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन कहेंगे इसे।
ठीक है। फिर हमारे पास वो पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक लाइन कहेगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक लाइन कहेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक लाइन के दरमियान में जो एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन कहेंगे। टेम्परेट जोन। नॉर्थ वाला है तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, जबकि ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक लाइन के दरमियान वाला, ये भी हमारे पास टेम्परेट जोन है। लेकिन कौन सा टेम्परेट जोन है, ये साउथ वाला है तो सॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे इसे। सॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे। फिर हमारे पास बच जाता है ये वाला एरिया, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, इधर भी बिल्कुल साउथ पोल पे। तो यहां पे बर्फ जमी होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन, यहां भी बर्फ जमी हुई है इसीलिए पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर है ये वो रास्ता है जहां से सूरज मूव कर रहा होता है। सूरज यहां से ऐसे आएगा, ऊपर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर कैप्रिकॉर्न तक, फिर कैंसर तक, फिर कैप्रिकॉर्न तक, ऐसे मूव कर रहा होता है सूरज। सूरज की जो मूवमेंट का रास्ता है वो ये वाला है। बेसिकली जमीन की मूवमेंट, मतलब जमीन ऐसे कभी ऐसे चली जाती है, फिर कभी ऐसे वापस आ जाएगी, इस तरह से घूम रही होती है। तो ये वो रास्ता है, आप इस तरह से कह लें इक्वेटर को सादा अल्फाज में, जहां से सूरज जा रहा होता है। अब ये सूरज तो यहाँ, ये आखिरी तो सारा क्या है, बर्फ जमी हुई है, या तो सूरज की हीट पहुंचेगी नहीं, इधर भी नहीं पहुंचेगी, इसीलिए क्या होगा जी, यहाँ पोलर जोन कहेंगे, बर्फ जमी होगी यहाँ। तो इसीलिए यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती। आपने देखा होगा कि यूरोप में, यूरोप यहाँ बनता है, ठंड बहुत है। 2-3 मुल्क तो ऐसी हैं जो जमे हुए हैं बिल्कुल। स्वीडन में, नॉर्वे में कितनी ठंड होती है, आइसलैंड में देखें आप, ग्रीनलैंड में देखें आप, ये सारे किधर यहाँ मौजूद है, नॉर्थ पोल के करीब। अंटार्कटिका यहाँ बनाएंगे हम आगे चल के, वो साउथ पोल पे है, वहां भी सारी बर्फ है। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में मैंने आपको बताया, इन लाइंस के बारे में। अब जरा देखते हैं इनका इस्तेमाल, तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हमने ये लाइन खींची। प्रैक्टिकली जो इसका यूसेज है, नंबर 1 लिखता हूं मैं, वो है जी, हम इन लाइनों के जरिए, लैटिट्यूड्स के जरिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए, पैरेलल लाइंस के जरिए, हम किसी भी पॉइंट का, जमीन के किसी भी मुल्क का, किसी भी शख्स का जो टेम्परेचर है वो मालूम कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहां से सूरज मूव कर रहा है तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो मुल्क है, यहाँ कितनी हीट होगी, कितना टेम्परेचर होगा। यहाँ जो मुल्क है वहां कितना टेम्परेचर होगा, यहाँ जो मुल्क है वहां टेम्परेचर कितना होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं टेम्परेचर कम ज्यादा होने में, लेकिन कोई मुल्क जितना सूरज से दूर होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, सूरज की रोशनी पहुंचेगी नहीं, वहां ठंड ज्यादा होगी। रोशनी भी आखिर पे नॉर्थ पोल पे कम हो जाती है जाके, लेकिन आप ये देखें कि वो ठंडे इलाके होते चले जाएंगे।
जितना कोई मुल्क इक्वेटर से दूर होता चला जाएगा वहां ठंड होती चली जाएगी। यहाँ पे यूरोप मौजूद है, ठंड है। पाकिस्तान की चले बात करते हैं। पाकिस्तान इस तरह से है, देखिए यहाँ पे मौजूद है, इस तरह से है। ये आपका सिंध है और नीचे वाला मुल्तान है, गर्मी होती है क्यों, इक्वेटर के करीब है। ये ऊपर का आपका नॉर्दर्न एरियाज है, मरी का और ऊपर के इलाके जो है जीबीसीबी के इलाके नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, नॉर्थ वाली साइड ठंड है। और भी फैक्टर है वहां, बारिशों का फैक्टर है, ठंडी हवाएं हैं। लेकिन इक्वेटर से कोई मुल्क जितना दूर जा रहा होता है टेम्परेचर का फर्क वो भी पड़ रहा होता है। जो लोग धूप में रहते हैं, जिस तरह से वो खाना बदोश कौम पाकिस्तान में पाई जाती है, वो सारा दिन उनके बच्चे धूप में ही फिरते हैं, उनके रंग भी काले होते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर जो मुल्क होंगे, जो लोग रहते होंगे वो काले होंगे। जो लोग इक्वेटर से दूर होंगे वो गोरे चिट्टे होंगे। अमेरिका के लोग गोरे हैं, बरतानिया के लोग गोरे हैं। अफ्रीका में 2-3 मुल्क है, मतलब 7 मुल्क है जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, अफ्रीका के काले हैं। हम कौन है? हम दरमियान वाले हैं। क्यों? हम इक्वेटर से दूर तो हैं, लेकिन इतना दूर नहीं है जितना यूरोप के लोग हैं। इसीलिए हमारा रंग गंधमी है, ना बिल्कुल काले हैं ना बिल्कुल गोरे हैं, हम मॉडरेट हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बिल्कुल एसी में रहते हैं, उनकी तो क्या ही बात है। आजकल तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वो पैदाइश के वक्त ही बच्चे को जो है ना वो इंजेक्शन वगैरह खुराक खिलाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा गोरा चिट्टा रह जाता है। खैर, तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से हम क्या करते हैं, इन लाइंस के जरिए टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी मुल्क का। दूसरा क्या काम कर सकते हैं जी हम? दूसरा हम कर सकते हैं, ये जो आप लोकेशन निकालते हैं, आप भेजते हैं किसी को अपने लोकेशन, तो वो गूगल मैप में जाके वो आपको बताता है आप इतने किलोमीटर आपसे दूर है फला बंदा, इतने किलोमीटर आपसे फला बंदा दूर है, इतना टाइम लगेगा। वो टाइम के साथ कैलकुलेट करके बताता है। तो इतने किलोमीटर है, गूगल को कैसे पता चला? गूगल को पता चला इन्हीं लाइन से। वो पूछता है जी आपने कहाँ जाना है, पूछता कहाँ जाना है, आप बताते हैं जी मैंने ठुकर न्याज बेग जाना है। हाँ जी, कहाँ से जाना है जी? करंट लोकेशन जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां से जाना है। तो 2 पॉइंट उसने बता दिए। उनके दरमियान में वो क्या करता है जी, लाइनों का हिसाब लगा के आपको बता देता है जी इतने किलोमीटर है आपसे, इतना टाइम लगेगा आपको गाड़ी पे। तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के जरिए हो। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये हमारी पूरी जमीन है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो पूछता है, अब ये करें लोकेशन, दूसरा पॉइंट लिखे लोकेशन, किसी भी मुल्क की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी बंदे की लोकेशन, टेम्परेचर और लोकेशन निकाल सकते हैं आप इन लाइंस के जरिए। अब लोकेशन कैसे निकालेंगे? देखें, जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है बेटा, कोई बताएगा मुझे? 40,000 किलोमीटर राउंड अबाउट करें तो। एग्जैक्ट है इसका 40,075। एग्जैक्ट कितना है ये भी पूछा है पेपर में उसने, 40,075 किलोमीटर एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस है जमीन का। सी ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? सी इज इक्वल टू 2πr। 2 वैसे रह गया, पाई की जगह पे क्या आ गया? 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर का मतलब जमीन का रेडियस। तो जमीन का रेडियस कितना है? 6371। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट आपका 40,000 प्लस ही बनेगा, क्योंकि 3.14 मैंने लिखा है, इसके बाद भी डिजिट है अच्छा खासा। तो इसे आप इस तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ वो पूछ लेता है। 40,000 भी ऑप्शन में दे सकते हैं, 40,075 भी दे सकता है। 40,075 देगा तो ये एग्जैक्ट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो आपको 40,000 का ऑप्शन देगा। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे? हमने जो सरकमफ्रेंस है ये सारे का सारा कितना है जी? 40,000 ही चले मैं कर रहा हूँ जी। इसे तकसीम करना है टोटल एंगल पे, क्योंकि टोटल जो सर्कल है उसके में कितने एंगल होते हैं? 360 होते हैं। एक पूरे सर्कल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 360 नहीं होते। इसे तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आएगा 111.11 किलोमीटर।
जब तकसीम करेंगे 360 डिग्री के ऊपर, ये किलोमीटर को, किलोमीटर में थे, ये डिग्री है, तो जवाब आएगा आपका 111.11 किलोमीटर। राउंड अबाउट करें कभी कभी वैसे 112 किलोमीटर भी कर देता है। तो ये क्या है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो बराबर होता है किसके, 112 किलोमीटर के या फिर 111.11 किलोमीटर। ये सवाल आता है पेपर में, पीपीएससी के पेपर में, कि 1 डिग्री जो लैटिट्यूड, ये डिग्री था ना, 1 डिग्री का आपने निकाला यहाँ से, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके बराबर है, 112 किलोमीटर के या फिर 111.11 किलोमीटर के। ये सवाल इस तरह भी पूछता है वो डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर है 112 किलोमीटर के। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा मैप के ऊपर 1 डिग्री ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेगा, तो एक्चुअली जमीन के ऊपर वो 111 किलोमीटर ऊपर नीचे मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैप में जब भी कोई शख्स 1 डिग्री मूव करेगा तो एक्चुअली जमीन के ऊपर वो 112 किलोमीटर मूव कर जाएगा। मिसाल के तौर पे मुल्तान से जो लाइन गुजर रही है वो 30 डिग्री का लैटिट्यूड गुजर रहा है, और भावलपुर से गुजर रहा है 28 डिग्री का। तो आप मुझे बता सकते हैं भावलपुर और मुल्तान के दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितने किलोमीटर का फासला है, बताएं मुझे कैलकुलेट करके। 2 डिग्री मैंने दरमियान में छोड़ा ना, 28 और 30, तो 1 डिग्री किसके बराबर है, 112 किलोमीटर के। 2 डिग्री 224 किलोमीटर की। इस तरह से आपको गूगल निकाल के देता है 2 पॉइंट के दरमियान में आपका डिस्टेंस। इधर मैं आपको सिर्फ अभी किलोमीटर में बता रहा हूं, खैर गूगल में तो उन्होंने छोटे से छोटा जो यूनिट है उसमें भी चले गए हैं। मैं हम तो कमीशन के हिसाब से कर रहे हैं ना, हमने गूगल थोड़ी बनानी है, उस पर पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इन लैटिट्यूड्स के जरिए, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए, इन पैरेलल लाइंस के जरिए टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं और लोकेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की। ये जो जहाज हमारे चलते हैं वो सारी इसी बेस पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे यहां से एक जहाज चला, इधर से चला, उसने आना है यहाँ पाकिस्तान। अब रास्ता इतना लंबा रास्ता नजर थोड़ी आ रहा है ना, सड़क मौजूद है, इधर से इधर सड़क थोड़ी मौजूद है कि यहां से वो जहाज चलेगा और इधर पहुंच जाएगा। नेविगेशन सिस्टम पे काम कर रहा होता है। अब वो जहाज को मुल्क नजर भी नहीं आ रहा, पहुंचना भी है उसने, सड़क भी नहीं है, वो क्या कर सकता, हो सकता है उधर घूमता रहे, इधर घूमता रहे, इधर पाकिस्तान को ढूंढता रहे, ढूंढता रहे, ढूंढता रहे, ढूंढता रहे, इधर ना मिले। अच्छा इधर भी हो सकता है, इधर चला जाए, इधर ढूंढता रहे, ढूंढता रहे, इधर भी नहीं मिला। उसको तो फ्यूल भी लगेगा, उसके तो टाइम भी लगेगा। हम क्या कहते हैं, जहाज को बता देते कि भाई आपने 23.5 डिग्री जो है ना इक्वेटर से नॉर्थ में रहना है। 23.5 डिग्री आपने इक्वेटर से नॉर्थ में रहना है। उसने ये सारा छोड़ दिया, वो फौरन इक्वेटर पे पहुंचेगा, इससे 23.5 डिग्री ऊपर ही रहेगा। फिर हम उसे दूसरी डायरेक्शन देंगे यहां से लॉन्गिट्यूड से। भाई आपने जीएमटी लाइन से 75 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, वो जीएमटी से इधर वाला भी सारा इलाका छोड़ देगा, वो यहां से जाएगा सीधा 75 डिग्री पे और वो यहां इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा, वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इन्हें हम देख रहे होते हैं लैटिट्यूड्स को। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे ज्योग्राफी के, जीके के, जो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएंगे।